हेलो गाइस। मैं हूं आपकी एजुकेटर माया किच्ची और मैं लेके आई हूं आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर इथोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे सोशल बिहेवियर इन टर्माइट्स। जो दीमक होती है टर्माइट जो होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, दीमक कहते हैं। जो दीमक होती है, टर्माइट जो होती है, उसके अंदर सामाजिक व्यवहार कैसा होता है उसका हम आज अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने कल की क्लास में और परसों की क्लास में देखा था, हनीबी के अंदर जो सोशल बिहेवियर था वो देखा था। जैसा हनीबी के अंदर सोशल बिहेवियर देखने को मिलता है, वैसे ही टर्माइट जो होते हैं उनके अंदर भी सोशल बिहेवियर देखने को मिलता है। हनीबी की तरह जो टर्माइट भी होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, यू सोशलिटी दर्शाते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टर्माइट सामाजिक कीटों, सोशल इंसेक्ट का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। मधुमक्खी और चींटियों की तरह टर्माइट भी उच्च स्तरीय सामाजिक संगठन, एडवांस सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रदर्शित करते हैं। मतलब जैसा मधुमक्खियां प्रेजेंट करती है, चींटियां प्रेजेंट करती है, वैसे ही टर्माइट जो होते हैं उनके अंदर भी सोशल बिहेवियर देखने को मिलते हैं, एडवांस सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इनका खुद का अपना एक सामाजिक संगठन होता है, ये खुद अपनी एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं। टर्माइट में पाया जाने वाला सामाजिक व्यवहार भी यू सोशलिटी की श्रेणी में आता है, जिसमें स्थायी कॉलोनी, स्पष्ट कास्ट सिस्टम, कार्य विभाजन तथा आपसी सहयोग देखा जाता है। मतलब ये भी किस में आता है, यू सोशलिटी में आता है। इसके अंदर एक परमानेंट कॉलोनी देखने को मिलती है, कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है, मतलब अलग अलग कास्टें देखने को मिलती है, और लेबर ऑफ डिवीजन पाया जाता है, और खुद आपस में क्या करती है, कोऑपरेटिव बिहेवियर दिखाती है। तो टर्माइट के अंदर कास्ट बिहेवियर जो होता है, कास्ट सिस्टम जो होता है, बिल्कुल हनी के जैसे देखने को मिलता है। जैसे कि हनी के अंदर अपन ने पढ़ा था कि एक तो क्वीन होती है, एक ड्रोन होता है और वर्कर होती है, ये तीन इसके अंदर देखने को मिलता है। वैसे ही टर्माइट के अंदर क्या देखने को मिलता है, कास्ट सिस्टम के अंदर इसके अंदर राजा होता है, क्वीन होता है, रानी होती है, राजा होता है, उसके अलावा वर्कर होते हैं, सोलिडर्स होते हैं, मतलब सोल्जर्स होते हैं, और सोल्जर्स होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर रिप्रोडक्टिव होते हैं। तो ये सारे के सारे जो है उसके क्या होते हैं, कास्ट सिस्टम। इतनी टाइप की यहाँ पर दीपक देखने को मिलती है इस एक कॉलोनी के अंदर। दीमक का जो सामाजिक व्यवहार होता है वो एक यू सोशलिटी का एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है, जैसे कि मधुमक्खी का है। अब ये दीमक तो आपने देखी होगी, जो कि किसी भी लकड़ी की वस्तु के अंदर लगती है तो उसको अंदर से खोखला कर देती है। दीमक जो है किताबों पे भी लग जाती है, तो आपने देखी होगी दीमक। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये इसका सिर है, इसके अंदर छोटा सा कॉलर, गर्दन जो बहुत नामात्र की पाई जाती है, और ये इसका एब्डोमेन देखने को मिलता है। इसके आंखों के वहां पे एंटीना देखने को मिलते हैं, और इसमें कुछ 3 जोड़ी पैर देखने को मिलते हैं। तो ये हमें दीमक है। दीमक की कॉलोनी की बात करें तो ये रही दीमक की कॉलोनी। तो इसमें कई सारी दीमक जो होती है, अलग अलग टाइप की दीमक देखने को मिलती है। देखो ये वाली जो दीमक है वो पूरी अलग दिख रही, ये जो है सब नॉर्मल दिख रही, ये वाली दीमक और अलग दिख रही। इसमें ये विंग्ड दीमक भी दिख रही है। तो ये विंग्ड रिप्रोडक्टिव है, जो ब्लैक कलर की होती है ना उसको रिप्रोडक्टिव होती है। तो ये विंग्ड रिप्रोडक्टिव है। इसमें एक राजा है, एक रानी है, ये रानी है, ये राजा है, और ये बाकी जो इसकी वर्कर कॉलोनी देखने को मिलती है। तो इस तरह के अलग अलग जो दीमक हमें देखने को मिलती है, एक पूरी कॉलोनी बनाकर एक साथ रहती है, और एक साथ ये क्या करती है, सेलुलोज का पाचन कर देती है किसी भी वस्तु के अंदर। तो टर्माइट समाज की सामान्य विशेषता की बात बताऊं कि जो टर्मिट होते हैं उनके जो समाज है, उनका जो सोशलिटी है, उसकी सामान्य विशेषता की बात करें तो क्या हो सकती है। तो जो टर्माइट की कॉलोनी सामान्यतः भूमिगत, अंडरग्राउंड, लकड़ी के भीतर या मिट्टी से बने विशाल टीलों, टर्माइट माउंड में होती है। मतलब कहाँ पाई जाती है, या तो वो भूमि के अंदर पाई जाती है, किसी भी मिट्टी के अंदर देखने को मिलता है ना। मिट्टी भी इस तरह से बहुत ज्यादा, मिट्टी के अंदर इस तरह से बहुत सारी वैलीज देखने को मिलती हैं, हम जब भी खेतों में जाते हैं तो ये जो वैलीज होती है वो टर्माइट्स की होती है। उसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है कि जो लकड़ी होती है उसके भीतर देखने को मिलती है, लकड़ी को ये बचाती है, तो अंदर से खोखला करती है, तो अंदर ही देखने को मिलती है। उसके अंदर उसके अलावा जैसे कि मिट्टी का बना हुआ कोई टीला है, उस टीले के अंदर टर्माइट माउंट जो होता है उसके अंदर देखने को मिल सकती है। एक कॉलोनी में हजारों से लेकर लाखों सदस्य हो सकते हैं ना, 1,000 से लगाकर लाखों सदस्य इसमें देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं पूरी कॉलोनी का जीवन समन्वय।
कोऑर्डिनेशन और सहयोग कोऑपरेशन पर आधारित होता है। मतलब जो भी इसका जो पूरी कॉलोनी है, इसके अंदर क्या होता है, ये क्या करते हैं, जीवन जो होता है, इनका पूरी कॉलोनी का जो जीवन होता है वो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन पर आधारित होता है। मतलब ये एक दूसरे के साथ समन्वय बना के रहती हैं और एक दूसरे को सहयोग प्रदान करती है, कोऑपरेशन में रहती है, तभी इनका जीवन संभव हो पाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है कि क्योंकि इसमें जो क्वीन होती है वो अंडे देने का काम करती है, जो वर्कर्स होते हैं वो सारे काम करते हैं, और जो किंग होता है वो क्या करता है, केवल रिप्रोडक्शन करता है। सोल्जर्स होते हैं वो क्या करते हैं, और सुरक्षा का काम करते हैं। तो ये अलग अलग काम करते हैं और अलग अलग काम का ये समन्वय बना के रखते हैं। उसके अलावा इसी काम से ये क्या करते हैं, अपनी कॉलोनी को कोऑपरेट करते हैं। मतलब कोई भी अपना अपना काम करते हैं, अपने अपने से मतलब रखते हैं, दूसरे के काम से इनको कोई मतलब नहीं, अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं इससे, और कोऑपरेशन में रहते हैं, अपने साथियों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करके कोऑपरेशन में सहयोग की भावनाओं के साथ ये पूरी अपनी कॉलोनी बना लेती है। टर्माइट सामाजिक कीट होते हुए भी हाइमेनोप्टेरा अंट बी से भिन्न है। मतलब ये जैसा सामाजिक कीट है, फिर भी ये जो चींटियां होती है उनसे भिन्न होती है, और आइसोप्टेरा गण के अंतर्गत आता है। ये किसके अंदर आता है, आइसोप्टेरा गण के अंदर आता है। और अभी के क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये कौन से गण में आता है, ब्लाटोडिया ब्लाटोडिया जो गण है उसके अंदर आता है। मतलब पहले तो ये किस ऑर्डर में आता था, आइसोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आता था, पर अब कौन सा ऑर्डर है इसका, ब्लाटोडिया ऑर्डर के अंदर आता है अभी के क्लासिफिकेशन के हिसाब से। और ये जो हाइमेनोप्टेरा, जिसके हम क्या कहते हैं, चींटियां बोलते हैं, जो चींटियों का समूह होता है उससे इसका जो जीवन है वो अलग होता है, इससे थोड़ा भिन्न होता है। दोनों ही सामाजिक कीट है, पर इन दोनों में विभिन्नताएं देखने को मिलती है। समानताएं ज्यादा हनीबी से देखने को मिलती है, पर कुछ मामलों में हनीबी से भी ये अलग होते हैं। क्योंकि जैसे कि हनीबी के अंदर हैप्लोडिप्लॉइडी पाई जाती है ना, हैप्लोडिप्लॉइडी पाई जाती है, पर हैप्लोडिप्लॉइडी पाई जाती है। हैप्लोडिप्लॉइडी कैसे पाई जाती है हनीबी के अंदर, जैसे कि हनीबी थी उसके अंदर हमने देखा कि डिप्लॉइडी देखने को मिलता है। इसके अंदर हैप्लो का मतलब क्या है, इसका जो मेल है, मेल जो है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, 16 एन होते हैं हनीबी के अंदर। और डिप्लॉइडी का मतलब क्या है, इसकी जो फीमेल है, फीमेल जो होती थी हनीबी की, वो 2 एन होती थी और 32 होती थी। पर यहाँ पर है ना, हैप्लोडिप्लॉइडी नहीं पाई जाती, केवल क्या पाई जाती है, टर्माइट्स के अंदर डिप्लॉइडी पाई जाती है। डिप्लॉइडी पाई जाती है, इसका मतलब क्या है, इसका जो मेल है और चाहे इसकी फीमेल है, दोनों ही कैसी है, 2n है, दोनों ही द्विगुणित है। तो यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनके नर और मादा डिप्लॉइड होते हैं, अतः यहाँ हैप्लोडिप्लॉइडी नहीं पाई जाती, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ज्यादातर एग्जाम में यही बात पूछी जाती है कि टर्माइट्स होती है उसके अंदर हैप्लोडिप्लॉइडी पाई जाती है या नहीं पाई जाती, या फिर किसी कथन कारण में बना के पूछ लेंगे कि टर्माइट्स के अंदर हैप्लोडिप्लॉइडी पाई जाती है, और कारण दे देंगे कि और एक जगह दे देंगे कि ये सही या गलत है। तो हमें बताना पड़ेगा, कारण कथन में करके पूछ लेंगे, और ये बताना पड़ेगा कि हैप्लोडिप्लॉइडी जो होती है उसके अंदर नहीं पाई जाती। द टर्माइट कास्ट, टर्माइट कास्ट की बात करते हैं। तो जो टर्माइट कास्ट होती है उसमें अलग अलग तरह की टर्माइट देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार की दिमाग देखने को मिलती है। सबसे पहले हमें देखने को मिलती है वर्कर जो होती है थोड़ी छोटी होती है। फिर हमें देखने को मिलते हैं सोल्जर्स। जो सोल्जर्स होते हैं इनके यहाँ पर इनके एंटीना और इनके मुख की जो बनावट होती है थोड़ी सी अलग होती है। फिर हमें देखने को मिलती है रिप्रोडक्टिव, ये सुरक्षा का काम करती है। वर्कर जो होती है सारे काम करते हैं, छत्ता का बनाना, छत्ते के अंदर फूड लेके आना, भोजन का संग्रहण करना, ये सारा काम कौन करती है, वर्कर करती है। और जो सोल्जर्स होते हैं, जो सोल्जर होते हैं वो क्या करते हैं, सुरक्षा का काम करते हैं, अपनी जान को भी अल्टरिज्म शो करके सुरक्षा का काम करते हैं, अपनी जान को न्यौछावर करते हुए भी अपनी कॉलोनी की रक्षा करते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव की बात करें तो ये वो दीमक है जो कि जब इनकी जो फैमिली है, इनकी जो कॉलोनी है उसके अंदर क्वीन की डेथ हो जाए, तो ये जो रिप्रोडक्टिव है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्वीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, सेकेंडरी क्वीन का फॉर्मेशन कर लेती है। फिर आते हैं विंग्ड रिप्रोडक्टिव, जो कि अभी मैंने बताया था कि एक तो रिप्रोडक्टिव नॉर्मल देखने को मिलती है, और एक कौन सी होती है, विंग्ड रिप्रोडक्टिव होती है, जिसके ऊपर पंख लगे होते हैं। अभी अपने कॉलोनी में भी देखा था।
तो विंग रिप्रोडक्टिव देखने को। फिर उसके बाद हमें राजा देखने को मिलता है जो कि काला होता है, और फिर हमें क्वीन देखने को मिलती है जो बड़ी होती है। सबसे बड़ी कौन होती है? क्वीन होती है। इनकी जो रानी होती है वो सबसे बड़ी होती है, सबसे आकर्षक भी होती है। फिर इसकी सेकेंडरी क्वीन जो होती है, जब रानी मर जाती है तब इसी को कन्वर्ट करके सेकेंडरी क्वीन को बनाया जाता है। तो ये सेकेंडरी क्वीन है। फिर बात करते हैं कास्ट सिस्टम इन टर्माइट जाति व्यवस्था की पूरी डिटेल में बात करते हैं नोट्स के अंदर। देखते हैं क्या क्या पाया जाता है। टर्माइट समाज में स्पष्ट रूप से 3 प्रमुख कास्टें पाई जाती है। 3 कौन कौन सी होती है? एक तो रिप्रोडक्टिव होती है जिसमें नर और मादा दोनों आ जाते हैं, फिर उसके बाद वर्कर आ जाते हैं, और उसके बाद कौन से आ जाते हैं? सोल्जर्स आ जाते हैं। रिप्रोडक्टिव कास्ट जो होती है उसमें नर और जो मादा होते हैं दोनों आते हैं, क्वीन और रानी दोनों ही आते हैं। तो टर्माइट समाज में मुख्य रूप से 3 कास्टें पाई जाती है। फर्स्ट की बात करते हैं रिप्रोडक्टिव कास्ट प्रजनन जाति। इसमें क्वीन रानी और किंग राजा दोनों सम्मिलित होते हैं। क्वीन का शरीर अत्यधिक बड़ा होता है और यह निरंतर अंडे देती रहती है। इसका काम क्या है? अंडे देना, और इसका शरीर जो होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है। फिर अपन बात करते हैं कुछ स्पीसीज में क्वीन प्रतिदिन हजारों अंडे दे सकती है। कुछ ऐसी स्पीसीज होती है दिमागी की जिसमें जो क्वीन होती है, जो रानी होती है, वो हजारों अंडे देती है। किंग रानी के साथ जीवन भर रहता है। जो किंग जो होता है वो रानी के साथ जीवन भर रहता है और उसे फर्टिलाइज करता रहता है, जो मधुमक्खी समाज में से एक प्रमुख अंतर है। मतलब जैसे हमें पता है कि हनी बी के अंदर क्या होता है, जो किंग होता था, जो ड्रोन होता था, वो क्या रानी के साथ मेटिंग करने के बाद मर जाता था। पर जो दीमक होती है, टर्माइट जो होती है, उनके अंदर जो किंग होता है वो हमेशा रानी के साथ रहता है और उसको फर्टिलाइज करता रहता है, वो मरता नहीं। और सर्दियों के टाइम पे हनी बी की कॉलोनी के अंदर से सर्दियों के टाइम पे ड्रोन को बाहर फेंक दिया जाता था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, हमेशा वो रानी के साथ ही रहता है और रिप्रोडक्शन करने के बाद भी मरता नहीं, जिंदा रहता है। टर्माइट में किंग और क्वीन दोनों कॉलोनी में उपस्थित रहते हैं। टर्माइट जो होता है उसमें किंग और जो क्वीन होती है, राजा और रानी जो होती है, दोनों ही कॉलोनी के अंदर उपस्थित रहते हैं। फिर आती है वर्कर कास्ट की। श्रमिक कास्ट की बात करें, जाति की करें, तो वर्कर टर्माइट संख्या में सबसे अधिक होती है। जैसे अपनी कॉलोनी में देखा था कि बहुत ज्यादा संख्या में कौन थी? वर्कर थी, और ये कॉलोनी का आधार स्तंभ होते हैं। ये सामान्यतः बांझ स्टेराइल नर या मादा होती है। हनी बी के अंदर क्या देखा था आपने? हनी बी के अंदर जो वर्कर होती है फीमेल होती है, स्टेराइल फीमेल होती है, पर यहाँ पर स्टेराइल मेल या फिर फीमेल, स्टेराइल मेल या फिर फीमेल दोनों ही हो सकती है, दोनों ही हो सकते हैं वर्कर कास्ट के अंदर, वर्कर दिमाग के अंदर। अगर मैं बात करूँ जो टर्माइट होते हैं उनके वर्कर जो टर्माइट होते हैं उनका मुख्य काम क्या है, मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, भोजन जो होता है, फूड का कलेक्शन कर लेते हैं, लकड़ी का पाचन कर लेते हैं, सेल्यूलोज का पाचन करते हैं, लार्वा जो होता है उसकी देखभाल कर लेते हैं, सुरंगों को और है ना घोंसले का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जो सोल्जर्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव होते हैं, उनको भी भोजन देने का काम ही करते हैं। तो मेन फंक्शन ऑफ वर्कर टर्माइट भोजन संग्रहण, फूड्स कलेक्शन करना, लकड़ी को चबाना और पाचन में सहायता करना, रानी, राजा और लार्वा की देखभाल करना। रानी की, राजा की और लार्वा की क्या करता है? देखभाल करता है। सुरंगों और नेक्स्ट का निर्माण करना, सोल्जर्स और रिप्रोडक्टिव को भोजन देना। सबको भोजन देने का काम भी कौन कर रहा है? वर्कर टर्माइट ही करती है। वर्कर टर्माइट में सेलुलोज डाइजेशन के लिए सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, जैसे कि ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा जो होता है टर्माइट के साथ क्या करता है? सहजीवन यापन करता है। टर्माइट के साथ सहजीवन यापन करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। ट्राइकोमोफा एक तरह का प्रोटोजोआ है और ये क्या करता है? टर्माइट के साथ रहकर जो टर्माइट सेलुलोज को खाती है, उस सेलुलोज का जो पाचन होता है वो कौन कर देता है? ट्राइकोनिम्फा कर देता है। इस तरह से ये सेलुलोज का पाचन करता है और टर्माइट जो होता है इसको रहने के लिए आवास प्रदान करता है। इस तरह से इनका जो रिलेशन होता है वो क्या रिलेशन कहलाता है? सहजीवी संबंध कहलाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? कमेंट्स करके जरूर बताना। अब बात करते हैं सोल्जर कास्ट, सैनिक जाति की। तो सोल्जर टर्माइट्स का मुख्य कार्य कॉलोनी की रक्षा करना होता है। क्या काम करती है? कॉलोनी की रक्षा। इनका जो सिर होता है
सिर बड़े, जबड़े, मैंडिबल्स शक्तिशाली या कभी कभी नलिका जैसे नस्टुल टर्माइट्स भी होते हैं। मतलब इसका जो सिर होता है वो बड़ा होता है, इसके जबड़े भी बड़े होते हैं और मैंडिबल्स पाए जाते हैं। इसके मैंडिबल्स जो होते हैं ना वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, वैसे काटने वाले होते हैं और कभी कभी नलिकाएं जैसे होते हैं, इसलिए ये जो होते हैं रक्षा का काम करते हैं। फिर बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो भोजन स्वयं नहीं करते हैं, कौन करवाता है इनको? वर्कर करवाती है। तो वर्कर पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। दुश्मनों जैसे अंट आदि से कॉलोनी की सुरक्षा करता है। जो चींटियां होती हैं, ऐसी दुश्मन जो होती हैं इनकी, उनसे ये कॉलोनी की सुरक्षा करते हैं। पूरक प्रजनन सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव जो होते हैं वो कौन होते हैं? जब रानी मर जाती है तब विकसित होते हैं, कॉलोनी के अस्तित्व को बचाए रखते हैं। मतलब जो रिप्रोडक्टिव होते हैं ना, सिंपल रिप्रोडक्टिव, वो क्या करती है? सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव के रूप में काम करती है। जैसे ही क्वीन जो है वो मर जाती है कॉलोनी के अंदर, तो कॉलोनी के अंदर क्वीन मर जाएगी तो अंडे कौन देगा? अंडे नहीं देंगे तो फिर टर्माइट की कॉलोनी जो होगी उसमें पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? किस तरह से उसका मेंटेनेंस होगा? तो उस मेंटेनेंस को बनाए रखने के, उसके जो अस्तित्व है उसको बनाए रखने के लिए ये जो रिप्रोडक्टिव होती है वो किसके रूप में काम करने लग जाती है? क्वीन के रूप में काम करने लग जाती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव होती है वो, जिसे हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव कहते हैं, या फिर सेकेंडरी क्वीन के नाम से जानते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, कार्य विभाजन की बात करें तो टर्माइट समाज में डिवीजन ऑफ लेबर कास्ट बेस्ड होता है। इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। मतलब डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि हर एक कास्ट का अपना अपना खुद का एक काम होता है, वो वही काम करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। कार्य विभाजन की क्षमता जो इनके अंदर देखने को मिलती है, इसी बेस्ट इनकी क्या बनी होती है? कॉलोनी बनी होती है। प्रत्येक कास्ट का कार्य निश्चित होता है। टर्माइट के अंदर जो भी कास्ट होती है उन सबका काम जो होता है वो निश्चित होता है और वे एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर भी रहते हैं। हर काम के लिए वो एक दूसरे से पर निर्भर रहते हैं। जैसे वर्कर जो सारा काम कर रहे हैं तो उस पर सोल्जर्स और रिप्रोडक्टिव जो होते हैं वो निर्भर है, और रिप्रोडक्टिव जो काम करती है उसके ऊपर जो वर्कर है वो निर्भर है। तो हर तरह के लिए ये निर्भर रहते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि एक अलग अलग काम करती है और हर काम के लिए जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यही सामाजिक स्थिरता का आधार है। यही इनकी सामाजिक स्थिरता का क्या होता है? आधार होता है। अब बात करते हैं जाति। ये जो क्वीन होती है उसका क्या काम है? इसका मुख्य काम होता है अंडे को देना, अंडे देना इसका। किंग जो होता है, जो राजा होता है, उसका क्या काम होता है? निषेचन करना। और वर्कर जो क्या करती है? वो भोजन का काम करती है, घोंसले का निर्माण करती है और देखभाल का काम करती है। और सोल्जर्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है? सुरक्षा का काम होता है। तो ये अपना अपना खुद का काम जो है इनका देखने को मिलता है। यही संगठित कार्य विभाजन दीमक समाज को सफल बनाता है। इस तरह से अपना अपना प्रत्येक कास्ट होती है अपना अपना अलग कार्य करती है, उसी से जो दीमक का जो समाज होता है वो सफल बना रहता है और इसकी स्थायी कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है। फिर बात करते हैं संचार, कम्युनिकेशन इन टर्माइट। टर्माइट के अंदर कम्युनिकेशन कैसा होता है? तो दीमक आपस में कई तरीकों से संचार करती है। पहला तो तरीका क्या है? केमिकल कम्युनिकेशन से कर ले, या फिर वो क्या कर ले, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि वो मैकेनिकल कम्युनिकेशन कर ले। अब केमिकल के अंदर तो वो फिरोमेंस, हार्मोन वगैरह की सहायता से करती है और इसी केमिकल की सहायता से रासायनिक संचार करती है। पर जो मैकेनिकल में क्या करते हैं? ये एक सिग्नल देते हैं। सिग्नल कैसे देते हैं कि जब भी कोई खतरा होता है इनकी कॉलोनी के, तो ये सिर झुकाकर जो मिट्टी होती है उस पर पटकते हैं अपने सिर को, जिससे क्या कंपन होता है और कंपन से पता चलता है, ये कंपन एक सिग्नल होता है, साउंड सिग्नल होता है जो कि बताता है कि यहाँ पर खतरा है, इस जगह पर खतरा है, तो अपनी कॉलोनी को दूसरी जगह ले जाना है। जो कुछ जो टर्माइट्स होती हैं वो सिग्नल देती हैं और दूसरे जो टर्माइट्स होते हैं कॉलोनी को मूव करवा देते हैं। तो इस तरह से ये मैकेनिकल सिग्नल भी देते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं रासायनिक संचार, केमिकल कम्युनिकेशन की। तो फिरोमेंस का उपयोग करके ये केमिकल सिग्नल लगाते हैं। भोजन का मार्ग बताने के लिए केमिकल का प्रयोग करते हैं और खतरे की सूचना देने के लिए भी ये केमिकल का प्रयोग करते हैं। फिर बात करते हैं यांत्रिक संचार, मैकेनिकल कम्युनिकेशन की। तो सिर से जमीन पर कंपन उत्पन्न करते हैं, मतलब सिर को पटक पटक कर जमीन पर क्या करते हैं? कंपन उत्पन्न करते हैं। खतरे के समय चेतावनी का संकेत इसी तरीके से ये देते हैं। जैसे कंपन होता है जमीन में तो समझ आते हैं टर्माइट्स की, दिमाग जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर खतरा आने वाला है, तो वो अपनी सुरक्षा कर लेते हैं कॉलोनी की। कम्युनिकेशन इन टर्माइट्स, तो मुख्य रूप से जो टर्माइट्स के अंदर कम्युनिकेशन होता है वो सिग्नल के द्वारा होता है और फिरोमेंस के द्वारा, टैक्टाइल सिग्नल के द्वारा और फिरोमेंस के द्वारा होता है।
जो ट्रायल फेरोमोन्स होते हैं वो भोजन का रास्ता बताते हैं, अलार्म फेरोमोन्स जो होते हैं वो खतरे के बारे में बताते हैं, और क्वीन फेरोमोन्स जो होते हैं कॉलोनी कोहेजन को बनाए रखते हैं। कम्युनिकेशन इन टर्माइट्स की बात करें तो टर्माइट में संचार मुख्यतः फेरोमोन्स और टेक्टाइल सिग्नल द्वारा होता है। ट्रायल फेरोमोन्स जो होते हैं वो भोजन तक रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। अलार्म फेरोमोन जो होते हैं वो खतरे की सूचना देते हैं, और क्वीन फेरोमोन जो होते हैं कॉलोनी कोहेजन बनाए रखते हैं। क्वीन फेरोमोन क्या होता है, दूसरी जो फीमेल होती है उनकी रिप्रोडक्टिविटी को सप्रेस करने का काम करता है, सप्रेस कर देता है, उसको इनहिबिट करता है ताकि क्वीन एक ही बनी रहे। जब क्वीन इन प्रेजेंट होती है, जब कॉलोनी के अंदर क्वीन प्रेजेंट नहीं होती, तब क्या होता है कि ये जो फेरोमोन से इनहिबिट करने वाला वो फेरोमोन्स भी नहीं मिलेगा, और वो फेरोमोन्स नहीं होगा तो कोई एक रिप्रोडक्टिव जो होगी वो क्वीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये फिर से एक ऐसे फेरोमोन्स का स्राव करेगी जो कि दूसरी जो फीमेल होगी उसकी रिप्रोडक्टिवनेस को सप्रेस कर दे। साउंड सिग्नल की बात करें तो हेड बैंगिंग और वाइब्रेशन भी कई स्पीसीज में पाया जाता है। हेड बैंगिंग का मतलब ये होता है कि अपने जो सिर होता है उसको पटक पटक कर वाइब्रेशन उत्पन्न करना, जो कि साउंड सिग्नल में आता है और बहुत सारी स्पीसीज के अंदर देखने को मिलता है, टर्माइट के अंदर स्पेशली देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं इनके अंदर अल्टरिज्म, त्यागपूर्ण व्यवहार भी देखने को मिलता है। ये भी अल्टरिज्म शो करते हैं, अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए अपनी जान की न्यौछावर कर देती है, अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देती है, उससे हम क्या कहते हैं, अल्टरिज्म कहते हैं। और किन सिलेक्शन भी इनके अंदर देखने को मिलता है। किन सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, ये जो कॉलोनी है उसके अंदर किन सिलेक्शन भी देखने को मिलता है, क्योंकि जितने भी फीमेल वर्कर है और जितने भी रिप्रोडक्टिव है जो कि क्वीन नहीं है, वो अंडे देने का काम नहीं करती है। केवल अंडे देने का जो काम होता है वो कौन करती है, अंडे देने का काम जो होती है केवल क्वीन करती है। क्वीन ही क्या देती है, अंडे देती है। तो ये जो अपनी रिप्रोडक्टिव का त्याग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, किन सिलेक्शन कहते हैं। और अल्टरिज्म जो होता है अपनी खुद की जान न्यौछावर कर देने को क्या कहा जाता है, अल्टरिज्म कहता है। जैसे कि इसी कॉलोनी के अंदर दो और होते हैं, एक तो सोल्जर्स होते हैं और एक वर्कर टर्माइट्स होते हैं। वर्कर टर्माइट्स और सोल्जर्स जो होते हैं, वर्कर टर्माइट्स जो होते हैं अपनी रिप्रोडक्टिवनेस को दाव पे लगाकर अल्टरिज्म शो करती है, और वही बात करूँ सोल्जर जो होते हैं वो अपनी जान कॉलोनी के बाहर रक्षा करने के लिए रहते हैं, और जैसे ही कॉलोनी पे कोई खतरा आता है तो खुद की जान को पोस्ट पे लगाकर अपनी जान की बिना परवाह किए अपनी कॉलोनी की सुरक्षा करते हैं। तो सोल्जर्स जो होते हैं अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जान को दाव में लगाकर अपनी कॉलोनी की रक्षा करते हैं, वो एक अल्टरिज्म व्यवहार है। और वर्कर जो होते हैं अपनी रिप्रोडक्टिव क्षमता को खोकर कॉलोनी के लिए कार्य करती है, वो भी क्या है, एक तरह का अल्टरिज्म व्यवहार है। तो सोल्जर और वर्कर टर्माइट्स अपने प्रजनन की क्षमता खोकर पूरी तरह कॉलोनी के लिए कार्य करते हैं। यह अल्टरिस्टिक बिहेवियर सोशल इंसेक्ट की प्रमुख विशेषता है, और परीक्षा में कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पर ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। उसके अलावा हमारे बीएससी में इंपॉर्टेंट है फेरोमोन्स की बात करें तो फेरोमोन ऐसी रासायनिक संदेशवाहक केमिकल मैसेज होते हैं जो एक ही स्पीसीज के सदस्यों के बीच कम्युनिकेशन कराते हैं। फेरोमोन्स एक ऐसे केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि जैसे कि टर्माइट का फेरोमोन्स है तो दूसरी टर्माइट को ही मिलेगा ना, एक टर्माइट का फेरोमोन्स दूसरी टर्माइट को ही मिलता है, और उन्हीं के बीच में क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। दूसरी स्पीसीज जो होती है इस फेरोमोन का जो मैसेज होता है वो समझ नहीं पाते हैं, तो कम्युनिकेशन करवाने में हेल्प करते हैं। सोशल इंसेक्ट जैसे कि हमारे हनी बी है, टर्माइट है, अंत में कॉलोनी का संगठन, सुरक्षा और कोऑर्डिनेशन मुख्यतः फेरोमोन्स पर निर्भर करता है। जो सोशल इंसेक्ट होते हैं जैसे कि हनी बी, मधुमक्खियां, टर्माइट, दीमक और अंत चींटियां में जो अपनी कॉलोनी का संगठन होता है, सुरक्षा होता है, कोऑर्डिनेशन जो होता है वो फेरोमोन्स पर आधारित ही होता है। फिर टर्माइट में फेरोमोन्स की बात करें तो सबसे पहले आता है ट्रायल फेरोमोन्स, पथ फेरोमोन्स। ये फेरोमोन्स जो होता है वो क्या करता है, भोजन के लिए, जैसे कि टर्माइट्स होते हैं अपने भोजन को खोजते हैं ना, तो भोजन को खोजने के लिए जो पथ का जो निर्माण करते हैं, वो जो रास्ते को जो चिन्हित करने का काम करते हैं वो कौन करते हैं, ट्रायल फेरोमोन्स करते हैं। मतलब ये जो भी टर्माइट आगे चल रहा होगा वो क्या करेगा, ट्रायल फेरोमोन्स डालता जाएगा ताकि पीछे वाले टर्माइट को रास्ता दिखता रहे। ट्रायल फेरोमोन्स, पथ फेरोमोन जो होते हैं फोराजिंग वर्कर द्वारा स्रावित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, फोराजिंग वर्कर के द्वारा
स्रावित किया जाता है। भूमिका क्या होती है, भोजन जो बाहर घूमती रहती है उन्हीं वर्कर के द्वारा जो होता है ट्रायल फ्लोमेंस स्रावित किया जाता है। इसका काम क्या होता है, भोजन स्रोत तक मार्ग चिन्हित टेल मार्किंग करना होता है, अन्य वर्कर को फूड रिसोर्स तक ले जाना और फूड सर्चिंग एंड मास रिक्रूटमेंट करना होता है। मतलब दूसरी जो वर्कर होती है उनको उस भोजन स्रोत तक पहुंचाने के लिए ट्रायल फ्लोमेंस काम आता है। ये ट्रायल फ्लोमेंस से ट्रायल मेकिंग का काम करते हैं और फोराजिन वर्कर के द्वारा स्रावित किया जाता है और भोजन के लिए ये मार्ग जो होता है उसको चिन्हित किया जाता है। फिर आते हैं अलार्म फेरोमोन्स, जिनको हम कहते हैं चेतावनी फेरोमोन्स। ये जो होता है वो सोल्जर टर्माइट दीमक के द्वारा स्रावित किया जाता है और ये तब होता है जब कोई खतरा, कोई प्रीडेटर, चाहे जैसे कि चींटी हो, वो आ जाए इनके पास, तब ये जो होता है इस फेरोमोन का स्राव किया जाता है। अब इसे जैसे ही ये फेरोमोन सोल्जर जो होते हैं फेरोमोन का स्राव करते हैं तो बाकी जितने भी कॉलोनी के सोल्जर्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और उनके इकट्ठे होने के बाद वो एक साथ क्या करते हैं, प्रीडेटर पर आक्रमण करते हैं, जिससे प्रीडेटर मर जाता है। ये जो अलार्म फेरोमोन जो होता है वो एक तरह से कॉलोनी के डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में काम करता है। अलार्म फेरोमोन्स, चेतावनी फेरोमोन्स सोल्जर टर्माइट द्वारा स्रावित किया जाता है। इसकी भूमिका क्या है, खतरे जैसे कि अंट प्रेडेटर्स की सूचना देना, सोल्जर को तेजी से एकत्र करना और कॉलोनी डिफेंस करना। फिर बात करते हैं क्वीन फेरोमोन। क्वीन फेरोमोन तो क्वीन के द्वारा ही किया जाता है और ये क्या करते हैं, वर्कर जो सोल्जर्स होते हैं उनकी रिप्रोडक्टिवनेस को सप्रेस करने का काम करते हैं, जिससे कि क्या होता है, कास्ट का नियंत्रण बना रहता है। हर कास्ट जो होती है अलग बनी रहती है ना। बाकी सारी जो है सोल्जर्स होती है, सारी फीमेल सोल्जर्स होती है, अगर वो भी क्वीन बन जाए तो भी क्या हो जाएगा, जो इनकी कॉलोनी होगी उसका अस्तित्व गड़बड़ा जाएगा और सारी ही जो वर्कर है फीमेल वो भी क्वीन बन जाएगी, तब भी ऐसा ही होगा। इसलिए इनका जो कॉलोनी है उसका स्थायित्व बना रहे, उसके लिए ये क्वीन फेरोमोन्स छिड़का जाता है, स्राव किया जाता है किसके द्वारा, क्वीन दीमक के द्वारा, क्वीन टर्माइट के द्वारा। तो क्वीन फेरोमोन्स क्वीन टर्माइट द्वारा स्रावित किया जाता है। इसकी भूमिका क्या है, कॉलोनी कोहेजन बनाए रखना, वर्कर या सोल्जर में रिप्रोडक्टिव सप्रेसनेस करना, कास्ट का रेगुलेशन करना। फिर आता है सेक्स फेरोमोन। विंग्ड रिप्रोडक्टिव जो होती है, जिनके पास पंख होते हैं, उनके द्वारा सेक्स फेरोमोन का स्राव किया जाता है अलर्ट्स के द्वारा। भूमिका की बात कर रहे हैं तो नेचुरल फ्लाइट के समय मेट को अट्रैक्ट करने का काम करती है। जब नेप्ट्यूअल फ्लाइट होती है उस टाइम पर जो मेल होता है उसको अट्रैक्शन करने का काम क्या करती है, आकर्षित करने का काम करता है सेक्स फेरोमोन, जो कि विंग्ड रिप्रोडक्टिव के द्वारा छिड़का जाता है। पंख वाली जो रिप्रोडक्टिव होती है उनके द्वारा छिड़का जाता है। रिप्रोडक्शन यानी पेयरिंग करवाने का काम होता है, प्रजनन करना है और जोड़ा बनाने का काम जो होता है वो सेक्स फेरोमोन्स करवाता है। फिर हम देखते हैं कि जो टर्माइट होते हैं वो क्या करते हैं, अपना घोंसला भी बनाते हैं। तो घोंसले का निर्माण, नेक्स्ट बिल्डिंग बिहेवियर जो होता है टर्माइट के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि हनी बी जो होती है अपना छत्ते का फॉर्मेशन करती है वर्कर भी, वैसे ही जो टर्माइट होती है उनकी जो वर्कर होती है वो वर्कर जो होती है वो क्या करती है, घोंसले का फॉर्मेशन करती है। इनका जो घोंसला होता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्माइट माउंड कहते हैं। टर्माइट माउंड कहते हैं, जो कि मिट्टी से प्लस लार और प्लस दीमक का जो मल होता है, मल और लार और उसके साथ में मिट्टी को मिलाकर बनाया जाता है। इनका जो टर्माइट का जो ये माउंट होता है, ये टर्माइट का माउंट है, इसके अंदर इस तरह से वेंटिलाइजेशन पाया जाता है, मतलब हवा आर पार जा सके ऐसे देखने को मिलता है। और इस मल्ट के अंदर तापमान का नियंत्रण भी किया जाता है, टेम्परेचर का जो है नियंत्रण भी होता है और आर्द्रता का नियंत्रण भी रखा जाता है। ये जो है इनकी सोशल इंटेलिजेंसी को शो करता है। घोंसला निर्माण, नेस्ट बिल्डिंग बिहेवियर। दीमक मिट्टी, लार और मल से टर्माइट माउंट बनाती है। दीमक जो होती है मिट्टी से, लार से और मल से इन तीनों को मिलाकर क्या बनाती, टर्माइट माउंट बनाती है। घोंसले में वेंटिलाइजेशन सिस्टम पाया जाता है, तापमान व आर्द्रता नियंत्रण भी किया जाता है। यह व्यवहार सोशल इंटेलिजेंसी को दर्शाता है। फिर बात करते हैं सामाजिक व्यवहार का महत्व क्या है, सिग्निफिकेशन ऑफ सामाजिक सोशल बिहेवियर, कि टर्माइट के अंदर जो सोशल बिहेवियर है इसका क्या महत्व है। तो ये कॉलोनी का दीर्घकालीन अस्तित्व बनाए रखने का काम करता है, पर्यावरण में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करता है। जो भी पोषक तत्व है उनका मतलब ये सेलुलोज को बचाते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करके इसके कंपोनेंट में बदल देते हैं और फिर ये कंपोनेंट वापस से
न्यूट्रिशन के रूप में वापस से लिए जाते हैं और फिर वापस सेल्यूलोज बनते हैं। इस तरह से पुनः चक्रण होता है। सामाजिक संगठन का उच्चतम स्तर का उदाहरण, सामाजिक जो संगठन होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे हाईएस्ट अगर एग्जांपल है तो वो कौन सा आएगा? टर्माइट का आएगा और हनी बी का आता है ना, हनी बी टर्माइट इनका ही आता है। फिर बात करते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है। इसका कंक्लूजन अगर हमें एक ही शब्दों में लिखना हो कि टर्माइट का सामाजिक व्यवहार किस टाइप का होता है, उसमें 2 शब्द या 10 से 20 शब्दों के अंदर उसमें लिखना हो, तब हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन को, तो ध्यान में रखना। पार्ट ए के अंदर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टर्माइट के सामाजिक व्यवहार को समझाइए। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो पार्ट ए के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और इसका आंसर आपको इतना ही लिखना है। तो निष्कर्ष कंक्लूजन जो होगा वो पार्ट ए के लिए हमने रखा है, पार्ट ए के लिए रखा हुआ है। तो दिमाग का सामाजिक व्यवहार अत्यधिक विकसित, संगठित और सहयोगात्मक होता है। कास्ट सिस्टम, डिवीजन ऑफ लेबर, कम्युनिकेशन और अल्टरिज्म दिमाग को सफल सामाजिक कीट बनाता है। कौन कौन सी चीजें हैं जिससे कि दिमाग जो होता है सफल सामाजिक कीट बनता है, तो ये भी ध्यान रखना है कौन सा है। तो कास्ट सिस्टम है, डिवीजन ऑफ लेबर, कार्य विभाजन की जो क्षमता है, कम्युनिकेशन संचार और अल्टरिज्म त्यागपूर्ण व्यवहार जो है, उसी से क्या होता है, दिमाग जो होता है सामाजिक कीट बनता है सफल। इथोलॉजी के अंदर दिमाग का अध्ययन यू सोशल बिहेवियर को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यू सोशल बिहेवियर को समझने के लिए दिमाग का जो अध्ययन करना वो महत्वपूर्ण होता है किसके अंदर? इथोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। फिर बात करते हैं जो हनी बी होती है और टर्माइट जो होती है उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। टर्माइट और हनी बी की बात करें तो टर्माइट होता है वो डिप्लॉयड सिस्टम पाया जाता है। किंग राजा और जो क्वीन रानी दोनों उपस्थित रहते हैं पूरे जीवन। इनकी पूरी कॉलोनी में इनकी जो स्थायी कॉलोनी होती है उसमें राजा और रानी दोनों ही उपस्थित रहते हैं और डिप्लॉयड सिस्टम इनके अंदर देखने को मिलता है। दोनों ही कैसे होते हैं? 2n होते हैं। पर हनी बी जो होता है उसमें हैप्लोडिप्लॉयड सिस्टम देखने को मिलता है। केवल क्वीन स्थायी होती है। क्वीन जो होती है पूरे कॉलोनी में स्थायी रूप से पाई जाती है क्योंकि 2 से 5 वर्ष ये जिंदा रहती है। और जो हैप्लॉइड नर होता है वो क्या हो जाता है? मर जाता है। इनका जो नर होता है वो हैप्लॉइड होता है और इनकी जो फीमेल होती है वो कौन सी होती है? डिप्लॉइड होती है हनी बी की। तो इन दोनों में यही मेन डिफरेंट है। तो आज की क्लास में हमने पूरी टर्माइट का जो सोशल बिहेवियर है इसके बारे में अध्ययन कर लिया, कंप्लीट हमने पढ़ा। हमने ये देखा कि जो टर्माइट होते हैं उनके अंदर कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये जो कास्ट सिस्टम है ना, इस लाइन को थोड़ा सा अंडरलाइन करना है। यू सोशल बिहेवियर इनके अंदर देखने को मिलता है। जब भी आप क्वेश्चन लिखो तब यू सोशल बिहेवियर है उसको अंडरलाइन करना। ये यू सोशलिटी शो करते हैं, इस चीज को अंडरलाइन करना है। इनके अंदर कौन सा सिस्टम पाया जाता है? डिप्लॉयड सिस्टम देखने को मिलता है, इस चीज को अंडरलाइन करना है। और टर्माइट जो होता है उसके अंदर लेबर ऑफ डिवीजन पाया जाता है, इस चीज को अंडरलाइन करना है। इनके अंदर नेस्ट बिल्डिंग जो होती है इस चीज को भी अंडरलाइन करना है। अगर आपको स्टिकी नोट्स बनाना चाहते हो तो मैं एक कमेंट पिन कर दूंगी जिसके अंदर ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो लिखे होंगे। तो आप एक छोटा सा स्टिकी नोट्स बना सकते हो क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से आपको छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए जो ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ते ही उनके जो ऑप्शन है उनको डायरेक्टली आप क्लिक कर सकते हो उसके लिए। तो ये जो टॉपिक है हनी बी का, टर्माइट का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन इथोलॉजी आरबीसी फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से भी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के हिसाब से। तो इन टॉपिक पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर मैं बात करूं कि टर्माइट और हनी बी के कास्ट सिस्टम में क्या फर्क है, तो देखना कास्ट सिस्टम के अंदर देखा जाए 3 कास्टें पाई जाती है मुख्य रूप से। कौन कौन सी होती है? तो क्वीन, ड्रोन और वर्कर। पर टर्माइट जो होती है उसमें मुख्य रूप से 3 होती है, रिप्रोडक्टिव, दूसरी कौन सी होती है? सोल्जर और वर्कर। इनकी जो रिप्रोडक्टिव होती है उसके अंदर भी 3 होती है, एक सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव होती है, क्वीन होता है और किंग होती है। और सोल्जर्स अलग से होते हैं, वर्कर अलग से होते हैं। ऐसे देखा जाए टोटल देखा जाए तो सोल्जर, सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव, विंग रिप्रोडक्टिव और क्वीन, राजा और वर्कर, ये इतनी सारी कास्टें इनके अंदर देखने को मिलती हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।